हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के एमसीक्यू सीरीज के नेक्स्ट चैप्टर सोशियो रिलीजियस एंड कल्चरल रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके साथ ही मैं बोलूँगी कि अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसका प्लेलिस्ट जरूर जाके चेक करें। आपको देखने को मिलेगा ज्योग्राफी का काफ़ी डिटेल वीडियो है। एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज में एंशिएंट और मेडिवल को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है। घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बने हुए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज राजा राम मोहन राय वॉज प्रोफिशिएंट। राजा राम मोहन राय जो थे वो किस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट थे, ये हमें बताना है। ऑप्शन है संस्कृत, अरबिक, इंग्लिश, पर्शियन, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक एंड हिब्रू, ऑल ऑफ द एबव। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आपको पता है राजा राम मोहन राय जो थे वो कौन थे, वो एक पॉलीग्लॉट थे। उन्होंने स्टैब्लिश किया था ब्रह्म समाज के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखते हैं। गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट नामक पुस्तक भी लिखी थी इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और इनका फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी इनको कहा जाता है। तो संस्कृत में भी ये प्रोफिशिएंट थे, अरबिक में भी थे, इंग्लिश में थे, पर्शियन में भी थे, फ्रेंच में भी थे, लैटिन में भी थे, ग्रीक में भी थे और हिब्रू में भी थे। मतलब ये सारे ही लैंग्वेज में थे। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। राजा राम मोहन राय जो थे वो पॉलीग्लॉट थे। इन्होंने बहुत सारे लैंग्वेज में अपनी प्रोफिशिएंसी हासिल की थी, जैसे कि संस्कृत, ग्रीक, हिब्रू, पर्शियन, अरबिक, इंग्लिश, बंगाली एंड हिंदी। और वो फाउंडर थे किसके, ब्रह्म समाज के, ठीक है। आत्मीय सभा के भी फाउंडर कौन थे, आपके राजा राम मोहन राय। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ द राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। ही प्रमोटेड इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, ही कैरिड आउट रिलीजियस रिफॉर्म्स इन हिंदुइज्म, ही अटैक्ड पॉलीगैमी एंड डिग्रेडेड कंडीशन ऑफ द वुमेन। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि वो प्रमोट करते हैं इंग्लिश एजुकेशन को, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है, ही कैरिड आउट रिलीजियस रिफॉर्म्स इन हिंदुइज्म। एक्चुअली ये भी करेक्ट है कि वो कैरिड आउट करते हैं रिलीजियस रिफॉर्म इन हिंदुइज्म में। वो विडोर में ये एक्चुअली सती जो सिस्टम था उसको खत्म करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ऑल्दो सती सिस्टम जो था वो 1829 में कौन थे उस टाइम के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, विलियम बेंटिक, उनके द्वारा इसको खत्म किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और वो एम्फोसाइज जरूर करते हैं वेस्टर्न एजुकेशन में और बिलीव करते हैं वेस्टर्न कल्चर, जो कि मतलब उनको लगता है कि वेस्टर्न कल्चर हेल्प कर सकता है इंडिया को मॉडर्नाइज करने में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे डी होना चाहिए। ही कैरिड आउट रिलीजियस रिफॉर्म्स इन हिंदुइज्म। अपोज करते हैं वो आइडल वर्शिप को, मूर्ति पूजा को वो अपोज करते हैं। रिजर्वेटिव जो कास्ट सिस्टम में होता है उसको भी अपोज करते हैं। प्रिविलेज ऑफ मीनिंगलेस रिलीजियस रिचुअल्स को भी वो अपोज करते हैं। ही एडवोकेटेड मोनोथेइज्म एंड वुमेन्स राइट। मोनोथेइज्म मतलब एक ईश्वर को ही पूजा करना, उसको वो प्रमोट करते हैं। वुमेन्स के राइट को प्रमोट करते हैं और कंडेम करते हैं जो सब्जुकेशन होता है वुमेन्स का, अटैक करते हैं पॉलीगैमी पे, और जो भी डिग्रेडेड कंडीशन होता है वुमेन्स की उस पर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। ही अपोज्ड आइडोलेट्री, बिल्कुल सही बात है। ही डिनाइड द नीड फॉर प्रिस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट। इट पॉपुलराइजेस द डॉक्ट्रिन दैट वेदास आर इनफैलिबल। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द ब्रह्मो समाज। अपोज करते हैं आइडोलेट्री को ब्रह्म समाज, आपको पता है राजा राम मोहन राय के द्वारा लाया गया था, स्टेब्लिश किया गया था, बिल्कुल सही बात है। अपोज किया जाता है आइडोलेट्री सिस्टम को। डिनाइड किया जाता है प्रिस्टली क्लास की नीड को, कि प्रिस्टली क्लास से हमें भगवान तक पहुंचा जा सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं होते। और वो मोनोथेइज्म के कंसेप्ट को भी आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल। पॉपुलराइज करते हैं डॉक्ट्रिन दैट वेदास आर इनफैलिएबल। नहीं, ये जो डॉक्ट्रिन है ये एक्चुअली किसके द्वारा पॉपुलराइज किया जाता है, ये पॉपुलराइज किया दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिन्होंने स्टेब्लिश किया था सत्यार्थ प्रकाश, मतलब जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक, और उनका सत्यार्थ प्रकाश जो है वो बुक था दयानंद सरस्वती के द्वारा, और उन्होंने स्टेब्लिश किया था आर्य समाज को। और वो आर्य समाज को जब स्टेब्लिश किया था तभी उन्होंने कहा था कि वेदास जो है वो इनफैलिएबल है, तो इसका ब्रह्म समाज से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो राइट है। द प्रिंसिपल ऑफ ब्रह्म समाज वेयर एज फॉलो।
इट फॉरबेड आइडल वर्शिप एंड डिस्कार्डेड मीनिंगलेस राइट्स एंड रिचुअल्स। तो जो भी मीनिंगलेस राइट्स और रिचुअल्स होते हैं उसको डिस्कार्ड करते हैं, आइडल वर्शिप को ये फॉरबेड कर देते हैं। इट ऑल्सो फॉरबेड इट्स मेंबर फ्रॉम अटैकिंग एनी रिलीजन, ठीक है, तो किसी भी रिलीजन को अटैक करने के लिए वो इस अपने मेंबर्स को मना करते थे। इट डिनाइड द नीड फॉर प्रिस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट, ये भी वो डिनाइड करते हैं। समाज एक्टिवली सपोर्ट करता है किस चीज़ को, विडो रेमारेज को। विडो रेमारेज आप ध्यान में रखेंगे 1856 में स्टार्ट किया गया था, डेलहौजी उस टाइम के वॉइस रहे थे। और एक्चुअली विडो रेमारेज किसके इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहा है, वो रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, तो ये आपको ध्यान रखना है। बिकॉज ब्राह्मण समाज नेवर पॉपुलराइज द डॉक्ट्रिन ऑफ वेदास आर इनफैलिएबल, ये आपको ध्यान रखना है। 4th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ईयर प्रैक्टिसिंग ऑफ बर्निंग अ विडो वुमेन ऑन द फ्यूनरल पायर called Sati was banned and who had played a key role in the banning of it। तो सती होती क्या होती जो मतलब अपने पति के फ्यूनरल पायर पे वो खुद को भी जला लेती थी। तो इसमें किसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसके बैनिंग में, तो अभी मैंने जस्ट बताया राजा राम मोहन राय का 1829 में। और उस टाइम का जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, जो सती सिस्टम था वो स्टार्ट हुआ था मेनली गुप्ता पीरियड से, ये हमें पता चलता है एरन इंस्क्रिप्शन से। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान है। गुप्ता पीरियड के बारे में भी आप एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, गुप्ता पीरियड के टाइम को गोल्डन एज कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की उस टाइम पे उन्नति हुई थी। चाहे नवरत्नस का हो, नवरत्नस देखने को मिलते हैं किसके कोर्ट में, चंद्रगुप्त सेकेंड के कोर्ट में। साथ ही साथ आर्यभट्ट जिन्होंने बुक लिखा था आर्यभट्ट पे, जिन्होंने बताया था लॉजिक किसके पीछे, जो भी सोलर इक्लिप्स और लूनार इक्लिप्स होते हैं उसके बारे में। सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, वाघभट्टा मेडिसिन के क्षेत्र में भी उस टाइम बहुत आगे था। टेम्पल स्ट्रक्चर उसी टाइम स्टार्ट होता है और इसका जो एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है देवगढ़ जो टेम्पल है झांसी में, वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि कब, गुप्ता पीरियड में। अभी हम देख रहे थे कि उस टाइम पे जो सती स्टार्ट हुआ था और ये बैन किया जाता है किसके हेल्प से, राजा राम मोहन राय से के द्वारा 1829 में। 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच द फॉलोइंग बुक्स वर रिटन बाय द राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन सा बुक जो है वो लिखा गया था, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, बिल्कुल सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया था, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सेकंड है वो रॉन्ग है, मतलब स्टेटमेंट सेकंड। बाकी फर्स्ट और थर्ड जो हमारा राइट आंसर है, 1 और 3 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। 1809 में राजा राम मोहन राय जो है वो लिखते हैं गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट और वो पर्शियन में लिखते हैं और इसके द्वारा वो पुट फॉरवर्ड करते हैं आर्गुमेंट अगेंस्ट द किसके, बहुत सारे गॉड्स का, मतलब वो मोनोथेइज्म को फॉलो करने की बातें करते हैं। 1820 में वो पब्लिश करते हैं प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, जिसमें वो ट्राई करते हैं कि मोरल और फिलोसफिक मैसेज वो क्या देते हैं, ट्राई टू सेपरेट द मोरल और फिलोसफिक मैसेजेस। और सत्यार्थ प्रकाश जो है बुक है वो लिखा गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिन्होंने लिखा था जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था आर्य समाज। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय वाज अ पायनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, ही कंडेम्ड द ऑपरेसिव प्रैक्टिस ऑफ बंगाल जमींदार, ही आल्सो एडवोकेट फॉर द इंडियनाइजेशन ऑफ द सुपीरियर सर्विसेज। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है हमारा, पहले स्टेटमेंट राजा राम मोहन राय वाज पायनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, बिल्कुल सही बात है, वो पायनियर थे इंडियन जर्नलिज्म है, ये हमारा राइट आंसर होगा। वो कंडेम करते हैं ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस ऑफ बंगाल जमींदार्स का, ये भी हमारा राइट आंसर है। और एडवोकेट करते हैं इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विसेज, ये भी हमारा राइट आंसर है। भले ही वो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते हैं लेकिन इंडिया से तो प्यार था ही ना, तो एक्चुअली वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने का पीछे लॉजिक था कि वेस्टर्न एजुकेशन उनको लगता था कि ये हमें हेल्प करेगी किसको, हमारी इंडियन सोसाइटी को मॉडर्नाइज करने में, ठीक है। और वो चाहते थे क्या, इंडियनाइजेशन ऑफ द सुपीरियर सर्विसेज। 1, 2, 3 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय पायनियर थे इंडियन जर्नलिज्म में और वो कितने सारे जर्नलिज्म लेके आते हैं, बंगाली में, पर्शियन में, हिंदी में, आपको पता है वो थे पॉलीग्लॉट, उनको बहुत सारे भाषाओं की जानकारी थी। और स्प्रेड करते हैं साइंटिफिक, लिटरेरी और पॉलिटिकल नॉलेज को पीपल्स के बीच में। रिप्रेजेंट करते हैं पॉपुलर डिमांड्स एंड ग्रीवेंसेस बिफोर द गवर्नमेंट थ्रू हिज जर्नल्स, ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं क्या, जर्नल्स के थ्रू वो रिप्रेजेंट करते हैं जो पीपल्स का डिमांड्स होता है, जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं किसके सामने, गवर्नमेंट के सामने, और रेज करते हैं डिमांड्स फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ द सुपीरियर सर्विसेज।
एडवोकेट करते हैं वो किसके लिए? सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, आपको ध्यान में होगा कि हम सेपरेशन ऑफ पावर को भी फॉलो करते हैं। आर्टिकल 50 है, बीच बीच में ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि वो एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप ऐसे अगर सुनने से बहुत सारी चीज़ें याद होती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो ज़रूर अगर कुछ भी सुनने को मिलता है कुछ अच्छी चीज़ें तो उसको ज़रूर सुने। He condemned the oppressive practices of Bengal zamindar which had reduced the peasants to a miserable condition. Next question देख लेते हैं, 7th नंबर, ब्रह्मो समाज was one of the earliest socio-religious reforms in India. In which year first split occur in the ब्रह्मो समाज? तो ब्रह्मो समाज एक मतलब पायनियर यानी फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट क्या रहा है? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स रहा है। और ये किस ईयर में ब्रह्मो समाज जो है वो स्प्लिट हो जाता है, ये हमें बताना है। तो एक्चुअली जो है ब्रह्मो समाज का जो स्प्लिट होता है वो 1866 में होता है, जब केशव चंद्रसेन जो होते हैं वो मोर रेडिकली स्टेप लेने लगते हैं, जो ओरिजिनल ब्रह्मो समाजिस्ट से काफ़ी अलग होता है। ठीक है, और वो प्रोक्लेम करने लगते हैं फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ कास्ट एंड कस्टम्स फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डेविड हेयर वॉज एन एसोसिएट ऑफ राजा राम मोहन रॉय। ही प्लेड अ की रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज और इंस्टीट्यूशन। तो डेविड हेयर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एसोसिएट रहे हैं राजा राममोहन राय का, उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलेज और इंस्टीट्यूशन का। वो कौन सा कॉलेज था? तो वो था आपका हिंदू कॉलेज। हिंदू आत्मीय सभा की एस्टेब्लिशमेंट राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, संस्कृत कॉलेज के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, जोनाथन डंकन ने, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने किया था, तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। डेविड हेयर जो कि एसोसिएट थे राजा राम मोहन राय के द्वारा, उनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू कॉलेज का, और वो स्टेब्लिश कब करते हैं? 1817 कैलकाटा में। वो एक स्कॉटिश वॉचमेकर होते हैं और फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं बंगाल के। वो फाउंड करते हैं मेनी इंपॉर्टेंट एंड प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 9th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेदांता कॉलेज। तो वेदांता कॉलेज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। It only promoted indigenous language knowledge. It was established in the year 1825. It was established by Vivian Derizio. It was established in Lucknow. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है कि वो स्टेब्लिश हुआ था 1825 में, स्टेब्लिश किया गया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने इसको स्टेब्लिश किया था 1825 में, किसको? वेदांता कॉलेज को कोलकाता में स्टेब्लिश किया था। और इसमें लर्निंग का सिस्टम था किसके किसके लिए? इंडियंस के लिए और वेस्टर्न सोशल और फिजिकल साइंसेस के लिए। वेदांता जो है ऑफर करते हैं किस चीज़ को? परपेचुअल और यूनिवर्सल लाइफ प्रिंसिपल्स को। He believed that by trying to weed out corrupt elements from Indian religious and preaching Vedantic message of working of one God, मतलब मोनोथेइज्म को वो प्रमोट करते हैं और वो फाउंडेशन बनाते हैं यूनिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। इट वॉज स्टार्टेड बाई विवियो डिरिजियन। विवियो डिरिजियन वॉज टीचर एट संस्कृत कॉलेज इन कैलकाटा। पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस मूवमेंट सपोर्टेड द ऑर्थोडॉक्स आइडियाज। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है यंग बंगाल मूवमेंट्स के रिगार्डिंग। ये स्टार्ट किया गया था विवियन डेरिजियो की तरह, बिल्कुल सही बात है। विवियन डेरिजियन जो है वो टीचर और संस्कृत कॉलेज कोलकाता में नहीं, वो टीचर थे लेकिन हिंदू कॉलेज में। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो पहला होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा कि यंग बंगाल मूवमेंट जो है वो विवियन डेरिजियन के द्वारा स्टार्ट किया गया था और वो टीचर थे हिंदू कॉलेज में 1826 से 31 के बीच में। और वो अटैक करते हैं ओल्ड और डिकेडेंट कस्टम्स को, राइट्स को, डिमांड करते हैं एजुकेशन फॉर मासेस की एजुकेशन की वो बात करते हैं, एडवोकेट करते हैं वुमेन्स की एजुकेशन के। ठीक है, और लिबरल होते हैं वो
मतलब लिबरल उनके आइडिया जो तो अपोज करते हैं ऑर्थोडॉक्स को। 11th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ही वॉज बॉर्न इन 1820 इन बंगाल। ही प्रमोटेड study of Sanskrit to the lower class. He played a key role in passing of the law which made the marriage of widow legal. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। तो पहला है ही वॉज बॉर्न इन 1820 इन बंगाल, बिल्कुल करेक्ट बात है। 1820 में उनका जन्म होता है बंगाल में। प्रमोट करते हैं वो संस्कृत के एजुकेशन लोअर क्लास में। हमने क्या देखा था कि जो मेनली एंशियंट टाइम पे संस्कृत जो था वो किसका लैंग्वेज था? अपर क्लास का था, मतलब अपर कास्ट का था, सॉरी क्लास नहीं, अपर कास्ट का था। कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय हुआ करते थे वो संस्कृत यूज़ क्या करते थे, लोअर क्लास यानी लोअर कास्ट को ये जो लैंग्वेज था वो अवेलेबल नहीं था। क्लास और कास्ट में एक्चुअली आप ध्यान में, कास्ट जो जन्म था, क्लास आपका जैसे कि इकोनॉमिकली होता है, इकोनॉमिकली डिवाइडेड होता है, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान में रखना चाहिए। ही प्लेड अ की रोल इन द पासिंग ऑफ द लॉ विच मेड द मैरिज ऑफ विडो लीगल। ये तो मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में विडो मैरिज को क्या कर दिया था, लीगल कर दिया था। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाता है राइट आंसर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं, जिनका जन्म होता है 1820 बंगाल में होता है, वो ग्रेट स्कॉलर और सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं, ठीक है। और वो इंट्रोड्यूस करते हैं स्टडी ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न थॉट इन संस्कृत कॉलेज। एडमिटेड करते हैं स्टूडेंट्स को कहाँ से? लोअर कास्ट से स्टडी करने के लिए संस्कृत को। और संस्कृत जो था पहले वो मोनोपोली था किसका? ब्राह्मण्स का। और लोअर कास्ट को इसको स्टडी करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। विडो मैरिज एक्ट एक इम्पॉर्टेंट एक्ट पास होता है, उसको लीगलाइज किया था 1856 में, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉलोइंग which of among the following was not a demand of प्रार्थना समाज। तो इसमें से कौन सा जो होता है वो प्रार्थना समाज का डिमांड नहीं होता है, ये हमें बताना है। वुमेन एजुकेशन, विडो मैरिज, रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो है वो प्रार्थना समाज से रिलेटेड नहीं था। वुमेन एजुकेशन बिल्कुल वो प्रमोट करते थे। विडो मैरिज ये भी प्रमोट किया जाता था। रेजिंग द एज ऑफ द मैरिज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स ये नहीं था, ठीक है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये भी था। तो 1 A, B और D यहाँ पे राइट है, बल्कि C जो है वो किससे रिलेटेड नहीं था? प्रार्थना समाज से रिलेटेड नहीं था। और प्रार्थना समाज का एस्टेब्लिशमेंट जो होता है वो 1867 में होता है। और किसके द्वारा होता है? आत्माराम पांडुरंग, MG रानाडे और रामकृष्ण भंडारकर का इसमें इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। दे वर्क फॉर इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड एडवोकेटेड विडो रिमैरिज, वुमेन एजुकेशन। दे वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रह्मा समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, ये हमें बताना है। इट वॉज एन ऑफशूट ऑफ आर्य समाज ऑफ इंडिया। It was reform movement within the Hinduism. It was established in the 1860. It concentrated on social reforms like intercaste marriages, remarriages of widow, upliftment of women and the priest class। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन तो नहीं था ये आर्य समाज। आर्य समाज खुद ही स्टेब्लिश हुआ था 1875 में, ठीक है। इट वॉज रिफॉर्म मूवमेंट्स विद इन द हिंदुइज्म, बिल्कुल करेक्ट बात है। स्टेब्लिश ये 1867 में हुआ था, तो ये भी रॉन्ग है। It concentrated on social reforms like intercaste marriages, remarriages of widows और upliftment of women of depressed classes, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। प्रार्थना समाज फाउंड हुआ था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में। और जस्टिस महादेव रानाडे, MG रानाडे जो है इनको ज्वाइन करते हैं 1870 में। इसका मेन एम होता है प्रमोलिगेशन ऑफ थेइस्टिक वर्शिप एंड सोशल रिफॉर्म्स। इसका जो अर्ली गोल होता है वो क्या होता है? अपोजिशन होता है कास्ट सिस्टम का, इंट्रोडक्शन होता है विडो मैरिज का, इंकरेजमेंट ऑफ फीमेल एजुकेशन का और एबोलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज का। 14th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ वेदास। तो वेदास के रिवाइवल्स के लिए यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर है स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज। हमने पहले भी डिस्कस किया था वेदास आर इनफैलिएबल, ये डिस्कस किया गया था
स्वामी दयानंद सरस्वती का, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेदास के रिवाइवल के लिए। वो स्लोगन देते हैं गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो का जो स्लोगन होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को द्वारा। और एट्रीब्यूट करते हैं ऑल द बिलीफ फ्रॉम द वैदिक पीरियड। वो डिनाइड कर देते ऑथेंसिटी ऑफ पुराणास। और एक और चीज़ ध्यान रखेंगे पुराणास के रिगार्डिंग, जो पुराणास का जो कंपाइलेशन होता है वो एक्चुअली में गुप्ता पीरियड के टाइम पे होता है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और वो बिलीव करते हैं कि जो पुराणास है वो रिस्पॉन्सिबल है आइडोलेट्री इन हिंदुइज्म, और पॉपुलराइज करते हैं वो डॉक्ट्राइन दैट इज वेदास आर इनफैलिबल, और स्लोगन देते हैं वेदों की ओर लौटो यानी गो बैक टू वेदास। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम 15th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।